Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 3. Unit 3 is Gender Identity Disorder. Unit 3 is from Block 4 MPCE 021, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. We are already done with the definition of gender identity disorder, and then afterwards we read about criteria and symptoms of GID. Today we are going to study about the causes of GID, कि ऐसा क्या होता है, क्या कारण है जिस वजह से जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो जाता है। क्या ये ऐसी चीज़ है जिसे हम क्योर कर सकते हैं या ये इनक्योरेबल है। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे आज के वीडियो में। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको एक और चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, सो दैट सबको हेल्प हो सके। और हेल्प करते रहें सबकी, लाइक करें, कमेंट्स करें, मुझे भी कमेंट दें तो मुझे अच्छा लगेगा आपके व्यूज़ जानकर। नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, कॉजेज ऑफ जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। क्या कारण होता है कि किसी को जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो जाता है। जॉन मनी ने सबसे पहले एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था जिसको हम बोलते हैं जेंडर मैप। ये उन्होंने क्यों किया था ये टर्म, क्योंकि ये टर्म डिस्क्राइब करने से ही वो जेंडर आइडेंटिटी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे थे। तो दैट इज़ वाई उन्होंने जेंडर मैप को क्वाइन किया। अब जेंडर मैप एक्चुअली होता क्या है। जेंडर मैप एक तरह का टेम्पलेट होता है, या फिर आप स्केमा समझ लो। जैसे कि ब्रेन जो होता है, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, उसमें जो हमारा मेमोरी में वैसे ही सेक्शंस होते हैं, जैसे कि आपके घर लाइब्रेरी में जैसे बहुत सारे सेक्शंस होते हैं बुक्स रखने के, वैसे ही हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी इसी तरह के स्केमास बने होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो जेंडर मैप भी इसी तरह का एक स्केमा या टेम्पलेट है माइंड के अंदर, या जिसमें ब्रेन जो है वो हमारे फेमिनिटी या मस्कुलिनिटी को स्टोर करता है। हमारे ब्रेन में ये इन्फॉर्मेशन कि हम मेल हैं कि फीमेल हैं, वो जाके इसी जेंडर मैप में स्टोर होती है। सो ये जो मैप है इसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं, डली रहती हैं कि और ये कब बनता है, हमारी अर्ली लाइफ के टाइम पे बनता है कि, और ये किस तरह से डेवलप हो रहा होता है कि हमारा अपने नेचर से कैसा इंटरेक्शन है, हमें किस तरह की शिक्षा दी गई है। नर्चर जिसे कहते हैं, नेचर एंड नर्चर। तो नेचर होता है जो हमारा एनवायरनमेंट है, और नर्चर होता है जो हमें अपने माता पिता हमें जिस तरह से फीड कर रहे हैं कोई इन्फॉर्मेशन या कोई नॉलेज, इस तरह से। तो ये दोनों नेचर एंड नर्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसी के थ्रू, इन्हीं के इंटरेक्शन की वजह से हमारे जेंडर मैप में वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। हमारा जो जेंडर मैप है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है किस तरह के हार्मोन हमारी बॉडी में बने हैं। हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उसी के हिसाब से हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उस पर्टिकुलर जेंडर की। अगेन, जब फीटस डेवलप हो रहा होता है उस टाइम पे ये चीज़ हो रही होती है कि कौन सा हार्मोन है, क्या है, और वही फीटस को डेवलपमेंट में वो हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सेक्स और जेंडर आइडेंटिफिकेशन जो है ये क्लोजली मैच होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब जिसका सेक्स होता है कि आपका ऑर्गेन्स किस तरह के हैं, मेल ऑर्गेन है कि फीमेल ऑर्गेन है, एंड जेंडर मतलब कि आप अपने आप को क्या समझ रहे हो, मेल समझ रहे हो, फीमेल समझ रहे हो। अगर ये दोनों एक जैसे हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, तो आपकी लाइफ नॉर्मली चलेगी। लेकिन जब ये दो एक दूसरे को कोरिलेट नहीं कर पाते हैं तो GID के शिकार हो जाते हैं। सो इसमें इन्होंने यही बताया है कि जो हमारे अंदर जो भी चीज़ें चल रही है, नेचर नर्चर हार्मोन जो भी चीज़ें हैं, इनकी कोई गारंटी तो है नहीं। मतलब कभी इम्बैलेंस भी हो सकता है, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो जब बच्चा 4 साल का होता है तब तक बच्चा इस बात के लिए अवेयर हो जाता है कि उसकी बॉडी की जो एनाटमी है वो किस तरह की है, और उसका जेंडर मैप
भी इक्विप्ड हो गया होता है। मतलब 4 साल की उम्र में बच्चे को अच्छे से पता होता है कि वो लड़का है कि लड़की है, और वो लड़के जैसा फील करता है कि नहीं करता है, लड़की जैसा फील करती है कि नहीं करती है। मतलब वो वाला जो थॉट प्रोसेस है वो सारा कुछ बच्चा अच्छे से इक्विप्ड हो गया होता है उस चीज़ को लेकर। जेंडर मैप में वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई होती हैं। और बट अगर ये ठीक से इक्विप नहीं हुआ है तो इंडिविजुअल अगर ये सोचने लगे कि उसका जो एनाटमिकली जो उसकी बॉडी में सेक्स आया है और जो वो अगर वो ऑपोजिट सेक्स जैसा फील कर रहा है, तो ये तो इम्बैलेंस हो गया ना। को इंसिडेंट जो को कंकरेंसी होनी चाहिए दोनों के बीच में वो तो होगी नहीं, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। नाउ कोई वैसे बेसिकली जो जीआईडी का कारण है वो किसी को भी नहीं पता कि ऐसा क्या होता है कि जीआईडी हो जाता है। लेकिन जो स्टडीज़ है वो ये कहती हैं, जो अलग अलग थ्योरीज आई हैं, जैसे बायोलॉजिकल थ्योरी जो है वो इस एविडेंस पे बेस्ड है कि अगर मेल हार्मोन किसी की बॉडी में ज़्यादा होता है, मेल हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन, अगर मेल हार्मोन ज़्यादा है किसी की बॉडी में तो उसमें एग्रेशन ज़्यादा होगा। जैसे कि बॉयज़ में आप देखते हैं हाई लेवल ऑफ एग्रेशन बॉयज़ में होता है, तो वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। और अगर लड़कियां टॉम बॉयज जैसी हरकतें करती हैं या एग्रेशन ज़्यादा दिखाती हैं लड़कों जैसा, तो उनमें भी टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से ऐसा होता है, ऐसा बायोलॉजिकल थ्योरी कहती है। सोशल लर्निंग थ्योरी क्या कहती है? सोशल लर्निंग थ्योरी ये कहती है कि जेंडर टाइपिंग जो है वो इस वजह से है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है। जब लड़का लड़की बच्चे जो भी हैं वो अगर अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं कि किसके साथ कैसा बिहेव हो रहा है, कि किस चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, किसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, तो वो उस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, ऑब्जर्व करके लर्न कर लेते हैं, और उसी को हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। अब इसको जब वो समझने लगते हैं तो अगेन उनको पता है कि किससे उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी, तो इसीलिए सोशल लर्निंग थ्योरी कहती है कि वो वही चीज़ करते हैं जिससे उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी या ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। नाउ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी क्या कहती है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब कि दिमाग से रिलेटेड, थॉट प्रोसेस से रिलेटेड। ये इनका कहना ये है कि टाइमलाइन के साथ जैसे हम डेवलप होते हैं, डेवलपमेंटल थ्योरी आ रही है, मतलब हमारा जो डेवलपमेंट होता है बचपन से लेके बड़े तक, उसके ऊपर ये बात कर रहे हैं। ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताई गई है तो इसको आप ध्यान से सुनना। जब हम छोटे होते हैं, बच्चा जब छोटा होता है, 2-3 साल का होता है, तब वो रिकॉग्नाइज करने लगता है कि वो बॉय है कि गर्ल है, पहली बात। और एक जेंडर जो होता है वो टाइम के साथ स्टेबल रहता है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आप कुछ साल बाद ये सोचने लगोगे नहीं 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 मुझे तो आज लड़की जैसा फील हो रहा है, और कई दिनों बाद सोचना नहीं आज मुझे लड़के जैसा फील हो रहा है। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट, ये टाइम के साथ स्टेबल चीज़ है जेंडर। ऐसा नहीं होता कि वो बदलता रहे बार बार। तो 2-3 साल की उम्र में बच्चे को पता होता है कि वो लड़का है कि लड़की है, और जब वो 6 या 7 साल की उम्र को अटेन कर लेता है तो वो इस सिचुएशन के लिए बहुत स्टेबल हो गया होता है। उसको पता होता है कि जेंडर कौन सा है उसका और उसको किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जिसके जेंडर मैप और जो सेक्स है वो कन्ग्रुएंट है। कन्ग्रुएंट मतलब सेम है, जो उसका सेक्स है वही वो जेंडर मैप भी उसका वही है, यानी कि वो अपने आप को वही समझता है जो उसका बॉडी में जिस तरह के ऑर्गन्स है। लाइक मेल ऑर्गन है तो वो मेल ही समझता है। अगर ये दोनों एक ही हैं, इसको बोलते हैं हम कन्ग्रुएंट होना। तो जब ये कन्ग्रुएंट है तो यानी कि वो टिपिकली वो चीज़ें बच्चे के ध्यान में रहेंगी नहीं, कभी वो सोचेगा भी नहीं कि उसको लड़का बनना है कि लड़की बनना है, या वो कुछ इस बारे में उसके दिमाग में कोई ख्याल आएगा ही नहीं, और वो ना ही इस बारे में ध्यान देगा कि मुझे किस तरह के कपड़े पहनने हैं। वो क्लियर होगा कि भाई मैं लड़का हूँ, मैं लड़के जैसा फील करता हूँ, मैं लड़के वाला कपड़ा पहनूंगा। इट इज़ लाइक दैट, सिंपल। लेकिन अगर सेक्स एंड जेंडर मैप इनकन्ग्रुएंस उनमें होती है, अगर ये दोनों एक दूसरे पे कन्ग्रुएंट नहीं है, तब क्या होता है? बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता नहीं होगा कि उसका स्टेटस क्या है, और ये लाइफ लॉन्ग के लिए एक ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी जो उसको हमेशा कंफ्यूजन में डालेगी, और ये हमेशा ढूंढता रहेगा कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है करके परेशान होता रहेगा। और जब तक कि वो सॉर्ट नहीं होगा तब तक उसके अंदर वो एंग्जाइटी बनी रहेगी। सारे बच्चे जो होते हैं
जैसे कि बॉयज़ का अगर बोले, जनरली वो मेल बिहेवियर एक्सप्रेस करते हैं और जो गर्ल्स होती हैं वो फीमेल बिहेवियर एक्सप्रेस करती है। और जैसे जैसे और अगेन जेंडर न्यूट्रल कंडीशन भी है तो भी ऐसा ही होता है कि लड़की जैसा बिहेव करती है और लड़का लड़के जैसा बिहेव करता है ना। जेंडर न्यूट्रल कंडीशन का मतलब है यानी कि लड़का लड़की को दोनों बराबरी से पाला जा रहा है, जैसे वो पाले जाने चाहिए बिना भेदभाव के। तभी भी ऐसा होता है कि लड़का लड़के जैसा बिहेव करता है और लड़की लड़की जैसा बिहेव करती है ना। लेकिन अगर बच्चे को कन्फ्यूजन है कि वो लड़का है कि लड़की है, उसकी बॉडी में जो ऑर्गन है उसके हिसाब से वो वैसा नहीं सोचता, तो क्या होगा? अगेन ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन एंड परेशानी करने वाली सिचुएशन हो जाती है। अपने दोस्तों से वो अलग रहने लगता है, एडल्ट्स से पूछेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, अपने दोस्तों से पूछना शुरू करेगा, अजीब तरीके के एक्सप्रेशंस उसके आएंगे, अजीब तरीके का उसका बिहेवियर हो जाएगा। हर एक लोग नोटिस करेंगे कि भाई ये वैसा बिहेव नहीं करता जैसे इसके जेंडर को वी सपोज कि उसको करना चाहिए। इस इवन जो बच्चे जेंडर डिस्फोरिक होते हैं, जेंडर डिस्फोरिया होता है कि जब बच्चे का ऑर्गन तो मतलब सेक्स तो कुछ और है लेकिन वो अपने आप को किसी और से आइडियलाइज करता है, लाइक लड़का है और लड़की से आइडियलाइज करता है, उसको बोलते हैं जेंडर डिस्फोरिक होना। तो जो जेंडर डिस्फोरिक चिल्ड्रन होते हैं वो अपने इस डिलेमा को, उनको पता होता है कि भाई मैं तो लड़की जैसा महसूस कर रहा हूँ लेकिन मेरी बॉडी में तो लड़का है, तो फिर मैं क्या करूँ? तो वो इस कन्फ्यूजन में रहता है हमेशा। और वो अपने आप को लड़का प्रूव करने के लिए, इसमें इन्होंने इसको बोला हीरोइक एफर्ट्स, अपने आप को लड़का प्रूव करने के लिए वो बहुत मेहनत करता है लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे उतरने के लिए। लेकिन अंदर ही अंदर वो घुट के मर रहा होता है, वो परेशान हो रहा होता है। और कभी कभी वो छुप छुप के ये काम भी करता है कि क्रॉस ड्रेसिंग करेगा, क्रॉस जेंडर फैंटेसीज करेगा, दूसरे जेंडर के कपड़े पहन पहन के अपने अंदर के जो भी चीज़ें हैं उनको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा। ऐसे कुछ लोग करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग हमेशा स्ट्रगल में ही फंसे रहेंगे। वो सोचेंगे कि मैं अपने अगर मेलनेस या फीमेलनेस जो भी उसके अंदर है वो एक्सप्रेस कर देंगे तो जो उसके सेक्स है उसके अपोजिट शो कर देंगे तो उनकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए वो इसको छुपाना शुरू कर देते हैं और इतना छुपाते हैं कि ये इनके ऊपर ही एंजाइटी वाली प्रॉब्लम बन जाती है और उनकी पर्सनैलिटी पे असर डालना शुरू हो जाती है। ये तो था बचपन, बच्चों का। बच्चों को भी कभी कभी पेरेंट्स निगलेक्ट कर देते हैं, वो सोचते हैं नहीं ठीक है बच्चा है कुछ भी कर रहा है, क्या है, कोई ऐसी कोई सीरियस बात थोड़ी ना है। लेकिन अगर ये जीआईडी है और 4 साल के बाद की उम्र में बच्चा दूसरी तरीके का बिहेव कर रहा है तो पेरेंट्स को थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए कि क्या चक्कर है। नाउ अब बच्चा जब एडोलेसेंस स्टेज पे आ जाता है, उसकी प्रॉब्लम्स जो होती है स्पेशली जो जेंडर डिस्फोरिक है उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। उसको पता नहीं चलेगा क्योंकि अच्छा उसको क्यों इतनी दिक्कत आने लगेगी, क्योंकि उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, उसके अंदर कुछ चेंजेस आने लगेंगे। और जैसे जैसे उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगेंगे वो उससे कोरिलेट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तो अपोजिट जेंडर से कोरिलेट करता है। तो उसके अंदर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा और वो अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए डिटर्मिन्ड होता जाएगा कि नहीं अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंड जो उसकी लाइफ का ड्राइविंग फोर्स होगा वो यही होगा कि उसको किसी तरह से दूसरी बॉडी चाहिए। सो ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर जनरली जो डिस्फोरिक मेल्स होते हैं उसमें ये चीज़ देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट एफर्ट इनका यही होता है कि पहले वो अपना फिजिकल एविडेंस जो है जेनाइटेलिया को लेकर उसको वो एक्सेप्ट कर लें कि भाई हाँ मेरी बॉडी में ये है एंड वो एक्सेप्ट कर ले। और ये बहुत कॉमन चीज़ है जो लोगों में देखने के लिए मिलती है कि वो सोचता है कि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है, मैं हूँ मेल तो मुझे मेल जैसा ही रहना चाहिए। और जो ऐसी एक्टिविटी भी वो करना शुरू कर देगा जैसे कि वो अपने आप को सुपर मेल प्रूव कर सके जबकि वो कोरिलेट कर पाता है फीमेल से। अब ये जो एक्टिविटीज़ जो वो कर रहा है अपने आप को सुपर मेल वगैरह प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, वो क्या पर्पस सॉल्व कर रही है उसका? वो कोई पर्पस सॉल्व नहीं कर रही, वो उसकी प्रॉब्लम्स को और कॉम्प्लिकेट करती जा रही हैं और उसके अंदर एंजाइटी दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो
सोच लेगा कि नहीं, अब तो मुझे अपना जो जेंडर है उसको एक्सप्रेस करना ही है, जो जो मैं अंदर से फील करता हूँ वही मुझे करना है। अब अगर ये एंग्शियस होते तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एंग्शियस है? पहली बात, इनकी जो एंग्जाइटी है उसमें वो कंफ्यूज दिखाई देंगे, उनको कंफ्यूजन की फीलिंग होगी, ये इनको शेम फील होगी इस चीज़ को लेकर, गिल्ट फील होगा और फियर भी होगा। ये सारी चीज़ें होंगी। क्यों होंगी? देखो, कन्फ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि उसको नहीं समझ आ रहा कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। शेम होगा कि अगर मेरा राज किसी के सामने खुल गया तो क्या होगा। गिल्ट होगा कि क्योंकि मैं छुप छुप के वैसा क्रॉस ड्रेसिंग करता हूँ। एंड देन फियर भी होगा कि किसी दिन पकड़ा गया तो क्या होगा। तो यही इन्होंने बताया है कि जब ये अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते तो इनको शेम फील होना लगता है, कि लोग सोचेंगे कि ये सेक्सुअली एक्टिव पर्सन नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम है, इस तरह का सोचेंगे। तो क्रॉस ड्रेसिंग और क्रॉस जेंडर फैंटेसीज जो वो करता है ये भी उसको टेम्परेरी रिलीफ तो देंगी, उसको टेम्परेरी अच्छा भी लगेगा ऐसे कपड़े बदलना, दूसरों के पहनना, ये वो। लेकिन ये एक्टिविटीज़ जो हैं उसको बहुत ज़्यादा शेम में भी डालेंगी, कि वो क्या कर रहा है अपने अपने साथ, खुद के साथ क्या कर रहा है। और जब ये शेम उसके अंदर रहेगी तो इस बात का गिल्ट भी रहेगा कि वो कितना डिसऑनेस्ट है अपनी नीड्स को लेकर, अपने सीक्रेट्स को वो छुपा रहा है सबसे, अपनी फैमिली से छुपा रहा है, अपने फ्रेंड से छुपा रहा है, सोसाइटी से छुपा रहा है। तो ये उसमें देखने के लिए मिलेगी। अ, कभी जनरली ये अपनी चीज जो जीआईडी के शिकार होते हैं वो ये भी होते हैं कि ये मैरिज कर लेते हैं। जब ये मैरिज कर लेते हैं, क्यों करते हैं, और इवन इनके दे गिव बर्थ टू चाइल्ड ऑल्सो, इनके बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज वॉट, इनके सेक्स ऑर्गन्स में थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम थी, इनकी फीलिंग्स में प्रॉब्लम है, ये कुछ और फील करते हैं। और जनरली ये शादी इसलिए करते हैं क्योंकि इनको ये लगता है कि भाई नहीं तो लोग हमें एबनॉर्मल समझेंगे, इसलिए दुनिया को गलत प्रूव करने के लिए ये ऐसा काम कर देते हैं। लेकिन ये जेंडर अपने जो स्पाउस है उससे छुप छुप के ये ऐसी वाली एक्टिविटी करते रहेंगे, क्रॉस ड्रेसिंग एंड ऑल। और ये हमेशा सीक्रेट ही बना रहेगा और ये इस चीज़ को सीक्रेट ही रखते हैं। मैरिज करने की, मैरिज करके ये प्रूव भी करते हैं कि देखो हम तो नॉर्मल है करके, पेरेंटिंग भी करते हैं, सब कुछ सही रहता है। लेकिन बस यही है कि ये इस चीज़ से डरे रहते हैं हमेशा कि किसी दिन ये पकड़े जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले ऊपर भी बताया था। और उनको इस बात का भी डर होता है कहीं लोग इनको बीमार ना समझने लगे, या अनकेयरिंग ना समझने लगे, या सेल्फिश ना समझने लगे। और उनको इस बात का भी डर होता है कि जिनको ये पसंद करते हैं कहीं वो उनका साथ ना छोड़ दे। नाउ साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस जो जीआईडी का हुआ है उसमें क्या कहा जाता है ये हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इन्होंने एक बार रिवाइज करवाया है कि जो जीआईडी होता है वो क्या होता है। जब मेल या फीमेल अपने आप को स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करते हैं अपोजिट सेक्स से, यानी कि मेल फीमेल समझता है अपने आप को, समझती है, एंड फीमेल मेल समझती है। तो जब मेल फीमेल समझे और फीमेल मेल समझे तो हम उसको जीआईडी कैटेगरी में डालते हैं। एंड फिर वो हमेशा इनके अंदर डिस्ट्रेस बना होता है। सोशल एक्टिविटीज़ में, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में, सब जगह ये डिस्टर्ब रहते हैं क्योंकि इनके एक्सपीरियंसेस बहुत अजीब हो रहे होते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल सेक्स है उससे वो कोरिलेट नहीं कर पाते। जीआईडी जो है ये बच्चों को तो अफेक्ट करता है, एडोलेसेंट्स को भी करता है, एडल्ट्स को भी करता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है जब भी आप जीआईडी के ऊपर लिखते हैं। एंड देन ये क्रॉस जेंडर आइडेंटिफिकेशन बहुत स्ट्रांग होती है इनमें, और ये बिलीव करते हैं कि काश ये दूसरे सेक्स के होते तो बहुत अच्छा होता। ये बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं अपने सेक्सुअल रोल में, अपने ऑर्गन्स को लेकर अनकंफर्टेबल होते हैं, अपनी इच्छा हमेशा बताते हैं कि काश ये अपनी बॉडी चेंज कर पाते, इस तरह की ये बातें करते हैं। जितने भी जीआईडी होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रांससेक्सुअल हो। ट्रांससेक्सुअल जनरली सेक्स चेंज प्रोसीजर्स के लिए जाते हैं, कुछ ट्रांससेक्सुअल चले जाते हैं। एंड कभी कभी ये अपोजिट सेक्स अचीव भी कर लेते हैं हार्मोनल थेरेपी एंड बाकी थेरेपीज से। ट्रांससेक्सुअल्स अपना फिजिकल अपीयरेंस हमेशा ऑल्टर करते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के थ्रू, या हार्मोन के थ्रू, या फिर एक्चुअल सर्जरी के थ्रू। तो ये सेक्स चेंज सर्जरी के लिए भी जाते हैं। तो ट्रांससेक्सुअल वो होते हैं। जो बच्चे होते हैं जो जीआईडी के जो शिकार होते हैं वो हमेशा मना करते हैं ऐसे कपड़े पहनने या ऐसे एक्ट करने के लिए जो उस पर्टिकुलर सेक्स के बच्चे को करना चाहिए। यानी कि बॉय होगा वो मना करेगा बॉय जैसा रहने के लिए, वो बोलेगा मुझे तो लड़की वाले कपड़े दो, मैं लड़की वाले कपड़े पहनूंगा, लाइक दैट, ऐसे बच्चे करेंगे।
जो इमोशनली हेल्दी बच्चे होते हैं कभी कभी वो भी ऐसा करते हैं, फैंटासाइज करते हैं कि अपोजिट सेक्स के कपड़े पहने या उसके मेंबर बनने की कोशिश करते हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। जो बच्चा इमोशनली हेल्दी है लेकिन फिर भी वो दूसरे सेक्स के कपड़े पहन रहा है, और जो जीआईडी है, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो जीआईडी होते हैं उनकी जो फंक्शनिंग होती है उनमें आप बहुत ज़्यादा चेंज देखेंगे, इनमें एंजाइटी देखेंगे, परेशानी देखेंगे हर एक्टिविटी करने में, जबकि जो इमोशनली हेल्दी बच्चा है उसमें ऐसी चीज़ें नहीं दिखेंगी। ये आपको ध्यान में रखना है। जो बच्चे जीआईडी के शिकार होते हैं बहुत डिप्रेस, एंशियस और सोशली विड्रॉन भी दिखाई देंगे। ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। जो क्रॉस जेंडर बिहेवियर्स होते हैं ये हमेशा दिखाई नहीं देते, मतलब विजिबल नहीं होते, कभी कभी तो टाइम के साथ ये ना ख़त्म होने लगते हैं, और लेट एडोलेसेंस तक तो ये एग्जिस्ट भी नहीं करते। तो हम ये कह सकते हैं कि जीआईडी क्योर किया जा सकता है कुछ लोगों में। नाउ बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जीआईडी के ऊपर, वो क्या क्या कहते हैं इस बारे में वो भी मैं आपको बता दूं। जो स्पेशल क्लिनिक बने होते हैं जीआईडी के ऊपर, वो कहते हैं कि क्रॉस जेंडर जो बिहेवियर है ये गर्ल्स में टॉलरेट किया जाता है। मतलब लड़कियों को आपने देखा है टॉम बॉयश बन के घूमती रहती हैं, पैंट पहन के बॉय कट बाल कर लेती हैं, वो समाज में एक्सेप्टेड है, हम कभी उसके ऊपर उंगली नहीं उठाते। लड़की पैंट पहन ले, लड़के जैसी बन जाए तो हम लोग खुश होते हैं उसको देख के, हम कभी उसको ये नहीं बोलते कि भाई जिसको जीआईडी है। लेकिन अगर लड़का लड़की की स्कर्ट पहन के निकल जाए, लड़की जैसा मेकअप कर ले, तो हम उसको सिसी का नाम दे देते हैं। तो टॉम बॉयज़ यूज़ होता है लड़कों के लिए एंड सिसीज यूज़ होता है, सॉरी, टॉम बॉयज़ जो यूज़ होता है वो लड़की जो लड़के जैसा बिहेव कर रही है उसके लिए, उस लड़की को हम टॉम बॉय कहते हैं। और जो लड़का जो लड़की जैसा ड्रेसिंग हो रहा है उसको हम सिसीज कहते हैं। तो ये इन्होंने बताने की कोशिश करी है कि हमारे समाज में लड़कियां तो एक्सेप्टेड हैं एज टॉम बॉयज़, बट लड़के एक्सेप्टेड नहीं हैं एज अ सिसीज। तो ये क्यों होता है? क्योंकि पेरेंटल प्रेशर की वजह से भी होता है। बॉयज़ को ज़्यादा इवेलुएट किया जाता है इस बेसिस पे, तो सोशल फैक्टर रोल प्ले करता है इस चीज़ में। एक और एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, कॉमन जो बहुत एग्जाम्पल है वो है पोलैंड का। पोलैंड में जो लेडीज़ हैं वो 5 टाइम्स ज़्यादा अपने जेंडर चेंज करवाती हैं देन मैन, यानी 5 गुना ज़्यादा औरतें अपना जेंडर चेंज करवाती हैं। ऐसा क्या हो गया पोलैंड में कि ये लोग अपना जेंडर चेंज करवा लेती हैं? इसीलिए क्योंकि पोलैंड में जो लेडीज़ हैं उनको बहुत अनफेवरेबल लिविंग कंडीशंस में रहना पड़ता है। इनकी इकोनॉमिक और ऑक्यूपेशनल हार्डशिप्स बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ डिवोर्स रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से वो अपने आप को सक्सेसफुल या फिर समझ लें समाज में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उनके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि वो अपना जेंडर चेंज करवा लें। सो ये चीज़ पोलैंड में इसीलिए फीमेल्स के साथ ज़्यादा है, अदरवाइज़ देखा जाए तो मेल्स ज़्यादा विश करते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। इसके पीछे बायोलॉजिकल कॉजेज़ भी हैं कि बायोलॉजिकल कॉज क्या हो गया जीआईडी का वो आज तक नहीं पता। एक ही कारण मैंने ऊपर आपको बताया जो टेस्टोस्टेरोन का बताया था, बाकी इसके अलावा कोई स्पेसिफिक कारण नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। और जो ऐसा कहा गया है, स्टडीज़ ऐसा भी कहती हैं कि जो प्रीनेटल हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, प्रीनेटल मतलब बर्थ से पहले, पैदा होने से पहले बच्चे की बॉडी में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए तो वो हो सकता है कि इस डिसऑर्डर को जन्म देता हो। और अगर इंडिविजुअल की जो फैमिली है, फैमिली इंटरेक्शन जो होते हैं किसी की लाइफ में, वो भी एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है कि घर में किस तरह का माहौल है, किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ये भी उन चीज़ों को जन्म दे देती है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द कॉजेज़ ऑफ जीआईडी, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, किन किन कारणों से होता है। और अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगते हैं, यूज़फुल लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट्स मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और मुझे अच्छा लगता है जब आप अप्रिशिएट करते हैं मेरे हार्डवर्क को। टाइम निकालना, वीडियो बनाना रोज़ के रोज़, इट्स नॉट ईजी. It needs a lot of determination. Even if I'm not well, still I try to make videos
तो इसी हिम्मत के साथ आप भी पढ़ाई करते रहिए, और सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सिर्फ एक समरी बताने की कोशिश करती हूँ सो दैट आपका इंटरेस्ट बने और आप और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। इसी इंटेंशन के साथ ये चैनल मैंने शुरू किया और इसी पर्पस के साथ मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी सेफ, बाय बाय।